हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसका चर्चा करते हैं। और आज भी 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए और पूरे डिटेल के साथ उसे देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 30 अगस्त 2020 और आज का पहला प्रश्न, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त जब भी सुनते हुए आपके ध्यान में एक दिन निश्चित रूप से आ जाता है, वो आता है खेल दिवस। यानी 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने कल विस्तृत रूप से चर्चा किया हुआ था। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा देखने के लिए। और आज 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो हम थोड़ा इसके बारे में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, यानी पहली बार इसे 2010 में मनाया जाता है। लेकिन इसके लिए 2 सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके 64वें सत्र में सर्वसम्मति से इसे अपनाया गया कि 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता। अब आप ये बात सोचते होंगे कि कोई भी दिवस मनाया जाता उसका एक लक्ष्य होता होगा कि इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, यानी क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता। तो इसे मनाने का उद्देश्य क्या है परमाणु परीक्षण के खिलाफ? तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ मनाने का उद्देश्य है कि जो परमाणु हथियार है, परमाणु विस्फोट या परमाणु के कारण जो भी प्रभाव होता है, इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और दुनिया को परमाणु मुक्त की ओर बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। यानी परमाणु को छोड़कर आगे दुनिया बढ़े, क्योंकि परमाणु विस्फोट होता है इसका काफ़ी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आपको पता होगा कि जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिरा हुआ था, जिसका आज भी हानिकारक प्रभाव जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर देखने को मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन, थरंगा परनवितान जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश के लिए खेले हुए थे, यानी किस देश के क्रिकेटर? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी श्रीलंका। अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आपको यह निश्चित रूप से ही पता होगा, यह श्रीलंका के लिए खेलते हैं। यह 38 वर्षीय हैं। इन्होंने अस्थायी मतलब संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी। यह श्रीलंका की तरफ से 32 टेस्ट मैच खेले हुए थे, जिनमें 32 टेस्ट में इन्होंने 1792 रन बनाया हुआ था। इन्होंने 2 सेंचुरी और 1150 भी किया हुआ था। लेकिन इनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा श्रीलंका का फर्स्ट क्लास जो खेल होता है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने लगभग 12,522 रन इन्होंने फर्स्ट क्लास में किया हुआ है। इन्हें काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा। अब यह काम श्रीलंका में हुआ, तो थोड़ा श्रीलंका के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो श्रीलंका की राजधानी से क्वेश्चन पूछने को मिलता है और हम कंफ्यूज होते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक राजधानी है उसकी कोलंबो, तो कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। और दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोटे, जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। यानी 2 इसकी राजधानियां हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले ही नियुक्त हुए हैं, यह है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे इनके प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई है जिनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। यानी दोनों भाई, एक प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला कौन सा राज्य? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी असम ने शुरुआत किया हुआ। असम की जो स्टेट कैबिनेट है, इसने असम कौशल विकास विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 900 करोड़ रुपए की लागत से मंगलदोई में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। 900 करोड़ रुपया से यह विश्वविद्यालय बनेगा। और इसमें सीएम ने एक और बैठक भी किया था इसके साथ साथ। तो सीएम ने इस बैठक में असम राज्य की जो सरकारी नौकरियां, उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो फॉर्म फिलअप किया जाता, उसमें जो ऊपर वाली उम्र होती है यानी अधिकतम उम्र, उसमें 2 वर्ष की बढ़ोतरी किया है। यानी अब 40 वर्ष की उम्र तक जो बेरोजगार हैं युवा, वो फॉर्म आवेदन डाल सकते हैं। ये युवाओं की बेरोजगारी को देखते हुए इसे बढ़ाया गया है। अब असम सरकार ने किया हुआ था, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के गवर्नर जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। असम का हाईकोर्ट जो है, तो असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के नाम से जाना था। और यह गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है, यह असम के साथ साथ 3 और राज्य है। इसमें कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश इसी में है, इसी में नागालैंड है और इसी में मिजोरम आता है।
ऐसे सबके लिए अलग अलग बेंच बनाई गई है, लेकिन हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है। चलिए आगे चलते हैं, आज के अगले क्वेश्चन के देखते हैं। पुरुषोत्तम राय जिनका हाल ही में निधन हुआ, यह क्या थे, यानी यह किस फील्ड से जुड़े हुए थे पुरुषोत्तम राय। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक एथलीट थे। एथलीट में यह कोच थे, यह कोच से जुड़े थे। इनका निधन 28 अगस्त को इनका निधन हो गया। यह दिल के दौरा पड़ जाने के कारण इनका निधन हुआ। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी खेल दिवस 29 अगस्त को इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार देना जाना था, लेकिन एक दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई। इनका कोचिंग के रूप में, ये जो कोच करते थे, कोच के रूप में इन्होंने भारतीय एथलीट कोच के रूप में लगभग 20 साल तक अपना योगदान भारत के लिए दिया हुआ था। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे 20 से 28 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये 2 ही जगह होता है, या तो मुंबई में होता है, नहीं तो गोवा में होता है, और इस बार गोवा में हो रहा है और 20 से 28 नवंबर के बीच में हो रहा है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, यह कहाँ पर हो रहा है, कब से कब हो रहा है, तो कब से कब का महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण है गोवा में, यह गोवा में हो रहा है। तो ये गोवा में हो रहा है और इस बार जो हो रहा है, तो इस बार कोविड-19 का सिचुएशन है, तो कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण इस बार जो फिल्म फेस्टिवल होगा यह हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है। यानी हाइब्रिड क्यों होगा, क्योंकि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म के साथ साथ थिएटर की स्क्रीनिंग को भी प्रदर्शित करेगा। अब यह गोवा में हो रहा है, तो गोवा की राजधानी जो है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, जो गोवा के सीएम है, और गोवा के गवर्नर, तो गोवा के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। एक्चुअल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है, इन्हें गोवा का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ था। गोवा के पहले गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। यह सत्यपाल मलिक अब गोवा से ट्रांसफर होकर मेघालय के गवर्नर बन गए हैं। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 6ठा क्वेश्चन, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अपने अगले एसबीआई अध्यक्ष यानी एसबीआई के चेयरमैन के रूप में किसकी सिफारिश की है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यानी एसबीआई के अगला चेयरमैन कौन बनेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दिनेश खड़ा, दिनेश कुमार खड़ा को एसबीआई का अगला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा और यह रजनीश कुमार की जगह लेंगे। यानी अब तक एसबीआई का जो चेयरमैन है यह है रजनीश कुमार, अब रजनीश कुमार की जगह पर कौन आ जाएंगे, तो दिनेश खड़ा रजनीश कुमार की जगह पर आ जाएंगे। कब आएंगे, तो रजनीश कुमार का कार्यकाल 7 अक्टूबर 2020 तक इनका कार्यकाल है, यानी 7 अक्टूबर 2020 को यह 3 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे। अब इनको 3 वर्ष के बाद इनके पद पर दूसरा कोई आएगा, वो होंगे दिनेश खरे। आपको कुछ दिन पहले ही मैंने बताया हुआ था कि एसबीआई के एक एमडी नियुक्त किए गए थे। तो एसबीआई का एमडी किसको नियुक्त किया गया था, अश्विनी भाटिया को एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया था। और यह जो अश्विनी भाटिया है पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ थे। तो ये जब एसबीआई में एमडी बन गए तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ का पोस्ट खाली हो गया, तो उसके जगह पर आ गए विनय टोन्स। यानी आपको याद करना क्या पड़ेगा, तो एसबीआई के चौथे एमडी कौन बने हैं, अश्विनी भाटिया। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बन रहे हैं, तो विनय टोन्स। तो ये आपके साथ एसबीआई में 4 एमडी होते हैं। तो अभी चारों एमडी का मैं नाम बतला दे रहा हूँ। एक है अरिजीत बासु, दूसरे हैं दिनेश खरे, तीसरे हैं सीएस सेठी, और ये चौथे अभी बन गए हैं अश्विनी भाटिया। अब जो दूसरे थे दिनेश खरे, तो ये दिनेश खरे को अब एमडी से हटाकर इनको चेयरमैन बना दिया गया है। तो अब ये चेयरमैन बन गए, फिर एक एमडी का सीट खाली हो गया, तो फिर अगला जो एमडी बनेंगे उसके बारे में हम लोग फिर से आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे। तो ये तो एसबीआई में हुआ। एसबीआई का मुख्यालय, एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है, तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइप के चेयरमैन है रजनीश कुमार, लेकिन आगे चेयरमैन हो जाएंगे 8 अक्टूबर से दिनेश खरे हो जाएंगे। एसबीआई का इतिहास काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी खूबसूरत हुआ। आपको पता होगा कि 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता या इसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी। और 1840 में
बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन बैंकों की स्थापना हुई थी। आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी। बाद में यह तीनों बैंक आपस में मिल गया और 1921 में यह तीनों बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये तीनों बैंक जाना जाने लगा। तो ये तीनों बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाता और यही इंपीरियल बैंक है, जब तक आरबीआई नहीं बना हुआ था तब तक यही इंपीरियल बैंक भारत का सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता था। और फिर यह इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को अपना नाम बदल कर यह एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। यानी एसबीआई का इतिहास काफ़ी पुराना। एक्चुअल बैंकों से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में हुआ, जिसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे आप देखेंगे। उसमें सभी बैंकों का इतिहास के बारे में ऐसे ही खूबसूरत जानकारी दी गई है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो उसे आप देखना न भूलेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पात्र यानी छोटे लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इरादा अभियान को शुरू किया हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर यूटी हो गया। तो जम्मू कश्मीर यूटी के द्वारा इसे शुरू किया गया। यह अभियान जो है यह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने इसे शुरू किया हुआ था। इसे क्यों शुरू किया गया कि सामाजिक कल्याण की जो योजना है और जो इसके लाभार्थी यानी जो पात्र हैं, जिनको यह योजना मिलना चाहिए, जो इनको यह योजना मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रहा था, उनको कवर देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए फ़ोन नंबर भी जारी की गई है कि जो इससे बच गए हैं, जिन्हें यह योजना न मिला हुआ, उस पर फ़ोन करके अपनी पूरी डिटेल देंगे ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाई जा सकेगी। जम्मू कश्मीर जो था यह 1954 से लेकर 2019 तक भारत का एक राज्य के रूप में था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। 5 अगस्त को बांटा गया और लेकिन ऑफिशियली इसका 31 अक्टूबर 2019 को इसे 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। यानी एक बन गया जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा बन गया लद्दाख यूटी। जम्मू कश्मीर जो यूटी बना इसमें सीएम होगा, यानी इसमें विधानसभा होगी, और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर जो है यह वैष्णो देवी और अमरनाथ के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है, एक राजधानी है श्रीनगर और दूसरी राजधानी है जम्मू। तो श्रीनगर जो है यह विंटर कैपिटल है और जम्मू जो है यहाँ का समर कैपिटल है। समर कैपिटल का मतलब नवंबर से लेकर अप्रैल तक ये कैपिटल रहता है और विंटर कैपिटल का मतलब मई से लेकर अक्टूबर तक होता है। जम्मू कश्मीर के अभी एलजी हैं मनोज सिन्हा पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हुए हैं, यह अभी एलजी है। जम्मू कश्मीर जब यूटी बना हुआ था तो उसके पहले एलजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू उसके पहले एलजी हुए थे, लेकिन उन्होंने 9 मास बाद यानी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दिया जम्मू कश्मीर के एलजी के पद से और एलजी कौन बन गए? मनोज सिन्हा बन गए। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो जम्मू कश्मीर के पहले एलजी थे, यह अब भारत के 14वें सीएजी के रूप में नियुक्त हो गए। तो ये रिलेटेड आपको जानकारी था, यानी भारत के 14वें सीएजी के भी जानकारी मिल गया कि वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अब गिरीश चंद्र मुर्मू पहले क्या थे? तो जम्मू कश्मीर के एलजी थे। तो जब ये कैग बन गए तो एलजी का पद खाली होगा तो वहाँ पर चल गया मनोज सिन्हा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। दोस्तों जब भी ऐसा मिले आप लिंक करके याद करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और एग्जाम में यही देखने को मिलता है, नहीं तो आज आप डेली वीडियो देखते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर अगर आप कन्फ्यूज हो जाते तो आपका पूरा वीडियो देखना और पढ़ना सब पूरा समय देना व्यर्थ चला जाता। इसलिए जब भी पढ़े थोड़ा ही पढ़े, लिंक करके पढ़ें कि हमेशा आपको याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों के 7 श्रेणियों में से कितने श्रेणी के पुरस्कार की राशि की वृद्धि की घोषणा की गई है? देखिए अब तक जो खेल मतलब पुरस्कार दिया जाता था तो इसमें 7 श्रेणी के पुरस्कार थे। इसमें से 4 श्रेणी का जो पुरस्कार है इसमें खेल दिवस यानी 29 अगस्त को खेल मंत्रालय के द्वारा, ये बढ़ाया तो भारत सरकार के द्वारा गया, लेकिन इसकी घोषणा खेल मंत्रालय यानी किरण रिजिजू जो खेल मंत्री उन्होंने इसकी घोषणा की। ये 4 श्रेणी का जो पुरस्कार है उसमें राशि की वृद्धि कर दी, यानी पैसा बढ़ गया है। तो इसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इसकी घोषणा तो केंद्रीय खेल मंत्री और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने की हुआ इसकी घोषणा। इसके पहले 2008 में इसके पहले बढ़ाया हुआ था पैसा, लेकिन अब फिर 12 साल बाद यानी 2020 में फिर से इसका पैसा बढ़ाया गया है।
अब इसमें 4 क्षेत्र में बड़ा हुआ था। पहला क्षेत्र है खेल रत्न। खेल रत्न जिसे आप राजीव गांधी खेल रत्न भी बोला जाता था। पहले इसके तहत 7.5 लाख रुपया मिलता था। अब 7.5 लाख रुपया से बढ़ाकर इसे 25 लाख रुपया कर दिया गया है। फिर दूसरा है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड के तहत पहले 5 लाख मिलता था, अब 5 लाख से बढ़ाकर इसे 15 लाख कर दिया गया। तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2 तरीके से दिया जाता है, एक लाइफ टाइम दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम जो है यह भी पहले 5 लाख मिलता था, तो 5 लाख से बढ़ाकर इसे 15 लाख कर दिया गया। और द्रोणाचार्य जो रेगुलर है ये भी पहले 5 लाख मिलता था, लेकिन इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। और एक और है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। सबसे ज़्यादा तो खेल रत्न से ही पूछता है। तो खेल रत्न 5 व्यक्ति को मिला हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें 5 लोगों को खेल रत्न मिला हुआ। यह 5 लोग कौन है? रोहित शर्मा, मनिका बात्रा जो टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, विनेश फोगाट जो महिला रेसलर हैं, भारतीय हॉकी महिला के हॉकी कैप्टन जो हैं रानी रामपाल उन्हें मिला हुआ है, और एक एथलीट है उन्हें मिला हुआ है। तो यह 5 लोगों को मिला हुआ है, और खेल रत्न 7.5 लाख से बढ़ के 25 लाख इसकी राशि कर दी गई है। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसे आप फिर से देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, इसे लिख कर रखेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता की शुरुआत की? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चुनौती की शुरुआत की गई। यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इसमें छोटे शहर में स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर को उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इसे किया गया। इसमें केंद्र सरकार 3 साल के लिए 95 करोड़ रुपया का इसके लिए बजट रखा है कि 3 साल में लगभग 95 करोड़ रुपया लगाया जाता है। इसके लिए स्टार्टअप की पहचान की जाएगी, और जहां स्टार्टअप लगे वहां पर 25 लाख रुपये तक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी क्षेत्र में भी स्टार्टअप करने में मदद मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। आपको पता होगा कि कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, अभी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डाउन हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वह कुछ कर पाएँ। तो इसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है कि लोग अपना व्यापार को फिर से पटरी पर लाए, कि देश का अर्थव्यवस्था अच्छा रहे, नहीं तो देश का अर्थव्यवस्था गिर जाएगा। भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, तो सरकार भी इसके लिए लोगों को दे रही है, और हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि देश का अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपका खुद का भी रोजगार है। चलिए आगे चलते हैं। किस कंपनी ने इजराइल फॉर्म REE ऑटोमोटिव के साथ इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहनों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, और यह हस्ताक्षर किया गया महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी ने RRE ऑटोमोटिव जो है उसके लिए तेल अवीव इजराइल की स्विफ्ट स्टार्टअप फॉर्म है, उसके साथ वैश्विक बाजार के लिए, मतलब पूरे विश्व में बाजार के लिए इसने इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहन, अभी आपको पता होगा कि जो भी हो रहा है सब इलेक्ट्रिक वाहन पर ही हो रहा है। तो यह इलेक्ट्रिक कमर्शियल जो वाहन है, व्हीकल है, उसके विकास के लिए, उसके निर्माण को पता लगाने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसका हस्ताक्षर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया हुआ है। महिंद्रा और महिंद्रा की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1945। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। इन्हें 1945 में इसकी स्थापना की हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी यह पंजाब के लुधियाना में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक 3 लोगों ने इसका संस्थापक किया हुआ। तो एक थे JC महिंद्रा, दूसरा है KC महिंद्रा, और तीसरा थे MG मोहम्मद। ये तीनों आदमी ने मिलकर इसकी स्थापना किया हुआ था। प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर जो है यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, इसके प्रेजेंट टाइप के चेयरमैन है। और इसके MD और CEO, महिंद्रा के MD और CEO हैं पवन कुमार गोइंका। ये महिंद्रा से रिलेटेड कुछ जानकारी हुई थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई सुझाव देना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव हमें देंगे। सुझाव आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डेली न्यूज़ के नाम से ही हमारा ID है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको अगर वीडियो का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको करेंट अफेयर, डेली का करंट अफेयर भी मिलता है, बैक करंट अफेयर का भी क्यूज कराया जाता है, सब्जेक्ट वाइज क्यूज करवाया जाता है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी
हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।